दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महतारी वंदन योजना 2024 का फॉर्म भरना सिखाने वाला हूं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम सही से फॉर्म भरना सिखाया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको सही से फॉर्म भरना नहीं आएगा और फिर आप किसी और की वीडियो देखने चले जाओगे तो वहां आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सही जानकारी पाने के लिए और सही से अपना फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अपने फॉर्म को सही से भर पाओ, ताकि आपका जो आवेदन है वो वेरीफाई हो और आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये 3 पेज का फॉर्म है। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद आपको अपना फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरह से 3 पेज का फॉर्म दिया जाएगा। तो सबसे पहले वाले पेज में आओगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा महतारी वंदन योजना 2024। इसके नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा हितग्राही पंजीयन फॉर्म। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ आपको आवेदन स्थान दिख जाएगा। तो यहाँ आपको अपने गांव का नाम भरना है, जिस गांव से आप अपना ये फॉर्म भर रहे हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिनांक दिख जाएगा। तो जिस दिन आप अपना ये फॉर्म भर रहे हो उसी दिन का डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्वसत्यापित फोटो। तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक सिग्नेचर करना है आपको खुद। आधा सिग्नेचर यहाँ फॉर्म में रहना चाहिए और आधा सिग्नेचर आपके फ़ोटो में होना चाहिए, मतलब फॉर्म और फ़ोटो दोनों साथ में सिग्नेचर करना है आपको। इसके बाद नीचे आओगे यहाँ तो आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिगत जानकारी, और जस्ट उसके नीचे आपको पहले क्रमांक में दिख जाएगा आवेदिका का प्रकार। जो सही हो उस पर टिक लगाएं। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपको विवाहित के ऊपर टिक लगाना है, अगर आप विधवा हो तो आपको विधवा पे टिक लगाना है, और अगर आप परित्यक्ता हो तो आपको परित्यक्ता के ऊपर टिक लगाना है, और अगर आप तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा में आपको टिक लगाना है। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि आपको इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ किसी एक ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे दूसरे क्रमांक में आओगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार। तो यहाँ पर आपको अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार ही भरना है। जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड में जो नाम लिखा है उसी नाम को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जैसे ही नीचे आओगे क्रमांक 3 में तो यहाँ लिखा हुआ है पति का नाम, तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर इसके जस्ट नीचे आ जाएगा क्रमांक 4, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आवेदिका के पिता का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे आता है क्रमांक 5, तो यहाँ आपको दिख जाएगा आवेदिका की जन्म तिथि। तो यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि लिखना है। इसके बाद नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्रमांक 6, तो यहाँ आपको ठीक से पढ़ना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। दस्तावेज जो संलग्न हो उस पर टिक करना है। तो क्रमांक 6 में यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपने जो अपना जन्म तिथि ऊपर यहाँ पर लिखा है तो उसका जो दस्तावेज है वो आप कौन सा दस्तावेज इस फॉर्म के साथ जमा करना चाहते हो। तो यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र पे टिक कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे टिक कर सकते हो। मतदाता परिचय पत्र है तो आप मतदाता परिचय पत्र यानी वोटर आईडी पे टिक कर सकते हो। 10वीं का अंक सूची है तो 10वीं का अंक सूची पे टिक कर देना। साला का दाखिल खारिज प्रमाण पत्र है तो इस पे भी आप टिक कर सकते हो, और यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पे टिक कर सकते हो। इनमें से आपको सिर्फ एक ही दस्तावेज के ऊपर टिक करना है, और जिस ऑप्शन को आप टिक कर रहोगे सिंपली उसी का फोटो कॉपी आपको इस फॉर्म में लगाना है। इसके बाद नीचे आओगे क्रमांक नंबर 7, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आवेदिका की जाति। तो आप किस जाति के हो यहाँ आपको लिखना है।
उसके बाद आप कौन से वर्ग में आते हो, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति में आते हो, वो आपको इस वर्ग के सामने लिखकर बताना है। इसके बाद नीचे क्रमांक नंबर 8 दिख जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या अवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी का है। अगर है तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है, अगर नहीं है तो नहीं के आगे टिक लगाना है। इसके बाद अगला क्रमांक 9 है। तो यहाँ लिखा है यदि हाँ। यहाँ आपको ठीक से समझना है कि क्रमांक 8 और क्रमांक 9 दोनों एक ही हैं। यहाँ आपको ध्यान से समझना है। अगर आप क्रमांक 8 पर हाँ पर टिक लगाते हो तो आपको क्रमांक 9 में किसी एक पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ साफ तरीके से लिखा है क्रमांक 9 में यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ मड़िया, भुंजिया, पांडो। अगर आप विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी के हैं तो आप हाँ पे टिक लगाएंगे और क्रमांक 9 पे आपको टिक लगाना ही पड़ेगा। और अगर आपने क्रमांक 8 में नहीं पर टिक लगाया है तो आपको क्रमांक 9 को भरने की ज़रूरत नहीं है, यानी टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगला क्रमांक है 10, जहाँ पे आपको दिख जाएगा अवेदिका का स्थायी पता। तो यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता फिल करना है, आपका मकान नंबर, गांव, मोहल्ला, ये सारी चीज़ यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है राज्य छत्तीसगढ़, जिला। आप छत्तीसगढ़ के किस ज़िले से हो आपको यहाँ अपने ज़िला का नाम लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ आपको अपना ब्लॉक या फिर पंचायत का नाम लिखना है। फिर यहाँ आपको अपना वार्ड क्रमांक या ग्राम का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे यहाँ आपको दिख जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ पर अपने गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको आंगनबाड़ी केंद्र कोड दिख जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड नहीं पता है तो इसको आप अपने से मत भरना। तो जब आप इस फॉर्म को आंगनबाड़ी में जमा करने जाओगे तो वहाँ पर आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड दिख जाएगा, तब आपको भरना है। ये दोनों चीज़ें आपको खुद से नहीं भरना है, ठीक से देखकर ही भरना है। इसके बाद आता है क्रमांक 11। तो यहाँ पे लिखा है अवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें। तो यहाँ सामने में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद क्रमांक नंबर 12 में लिखा है अवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें। तो यहाँ पे आपको अपने पति का आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप विधवा, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा हो तो आपको क्रमांक नंबर 12 भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर ठीक से पढ़ लेना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत यानी जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ पे लिखा है वैकल्पिक दूरभाष नंबर, तो इसको आपको नहीं भरना है, आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ क्रमांक नंबर 13 दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक। अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है वैकल्पिक दस्तावेज। तो जहाँ पर भी वैकल्पिक दस्तावेज आपको दिख जाए तो आपको वहाँ पर भरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो घबराइए मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वैकल्पिक दस्तावेज। इसके बाद नीचे यहाँ आपको दिख जाएगा क्रमांक 14। तो यहाँ पे लिखा है राशन कार्ड क्रमांक और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा वैकल्पिक दस्तावेज। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड का क्रमांक नंबर भर देना है और यहाँ पे आपको आपके राशन कार्ड का मुखिया का नाम लिखना है। इसके बाद क्रमांक 15 पे यहाँ आपको दिख जाएगा अवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक। तो ये भी एक वैकल्पिक दस्तावेज है। अगर आपके पति का पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको आपके पति का पैन कार्ड यहाँ भर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूँ, अगर आप क्रमांक 13, 14 और 15 को नहीं भरना चाहते हो तो आप इनको मत भरिए, क्योंकि क्रमांक 13, 14 और 15 ये वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पे हैं। अगर आप इन तीनों को भरना चाहते हो तो भर दीजिए, अन्यथा आप क्रमांक 13, 14 और 15 को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है क्रमांक 16। तो क्रमांक 16 पे लिखा है क्या अवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर
कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हैं। यानी क्रमांक 16 आपसे ये पूछ रहा है कि आपके परिवार में कोई है जो सरकारी नौकरी में लगा हुआ है या सरकारी कर्मचारी है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पर आपको हाँ में टिक लगाना है, और अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको नहीं के आगे टिक लगाना है। अगर आपने नहीं में टिक लगाया है तो आपको स्वघोषित शपथ पत्र फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसके बाद नीचे आता है क्रमांक नंबर 17। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर आपको सरकार की तरफ से कोई भी मंथली यानी मासिक पेंशन मिलता है तो आप हाँ पे टिक लगाओगे, अन्यथा आपको नहीं पे टिक लगाना है। यदि आपने हाँ पे टिक लगाया है तो यहाँ आपको बताना है कि प्रति महीना आपको कितना पेंशन मिलता है, और आपको अपने पेंशन की योजना का नाम यहाँ बताना है। अगर आपने यहाँ पर नहीं पे टिक लगाया है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख जाएगा, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। तो इसके लिए भी आपको स्वघोषित शपथ पत्र फॉर्म भरना होगा, और स्वघोषित शपथ पत्र कैसे भरना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके बाद नीचे आता है क्रमांक 18। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई था या फिर है तो आपको हाँ के सामने टिक लगाना है, अन्यथा आपको नहीं के सामने टिक लगाना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नहीं पे टिक लगाओगे तो यहाँ नीचे आपको एक चीज़ फिर से दिख जाएगा, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। स्वघोषित शपथ पत्र भरना मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इसके बाद आता है क्रमांक नंबर 19। तो यहाँ पे लिखा है, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से हैं। क्या आप कोई टैक्स पटाते हो, या फिर आपके परिवार में से आपका पति हो गया, पत्नी हो गया, या फिर आपके जो बच्चे हैं वो कोई टैक्स पटाते हैं। अगर आपके परिवार में से कोई भी टैक्स यानी आयकर देता है तो यहाँ पर आपको हाँ पे टिक लगाना है, अन्यथा आप नहीं पे टिक लगाओगे। अगर आप नहीं पे टिक लगाते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पर आप अगर नहीं पे टिक लगाओगे तो आपको स्वघोषित शपथ पत्र लगाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, आप जितने भी इस फॉर्म को भर रहे हो आपको सिंपली क्रमांक नंबर 16, 17, 18 और 19 इन चारों में आपको नहीं के आगे टिक लगाना है। अगर आपने हाँ के सामने टिक लगा दिया तो आपका ये फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इन चारों के सामने नहीं के आगे टिक लगाना है। इसके बाद आपको स्वघोषित शपथ पत्र भरने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्वघोषित शपथ पत्र कैसे भरेंगे। इसके बाद आता है क्रमांक 20। तो यहाँ पे लिखा है बैंक खाता क्रमांक। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद नीचे लिखा है बैंक का नाम। तो आपका खाता जिस भी बैंक में खुला हो उस बैंक के नाम को आपको यहाँ पे लिखना है, चाहे आपका खाता स्टेट बैंक में हो या फिर HDFC बैंक से हो या फिर किसी अदर बैंक से भी खुला हो। इसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा IFSC कोड। तो ये आपके पासबुक में लिखा होगा, उसको आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं जो लागू हों। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, तो इनमें से आपके पास जो भी दस्तावेज अवेलेबल हैं सिंपली उसको आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको इनकी फ़ोटो कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको जमा करना है। आपको ध्यान में रखना है, जिस भी दस्तावेज के सामने टिक लगाओगे उन दस्तावेज का फ़ोटो कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना ही होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे शुरू में लिखा है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। अगर आपके पास जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज है तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद नीचे दिख जाता है निवासी संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र, इसको आपको टिक नहीं लगाना है। इसके बाद नीचे यहाँ आपको दिख जाता है राशन कार्ड। तो यहाँ आप टिक लगा सकते हो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो।
अगर आपका राशन कार्ड बना है तभी टिक लगाना, अन्यथा खाली छोड़ देना है आपको। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अवेदिका का आधार कार्ड, तो इस पे आपको टिक लगाना है। और नीचे लिखा है विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र। अगर आपके पास विवाहित होने की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। इसके अलावा नीचे लिखा है विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आप विधवा हो और आपके पास आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हो। अगला है अगर आपके पति का पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ टिक लगाना है। इसके बाद अगला है अवेदिका के पति का आधार कार्ड, तो यहाँ पर भी आपको टिक लगा देना है। अगर आप परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा हो तो अगर आपके पास इसका कोई प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ टिक लगाना है, अन्यथा इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है बैंक पासबुक की छाया प्रति, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि आपने किन किन चीज़ों के सामने टिक लगाया है, फिर उन्हीं चीज़ों का आपको फ़ोटो कॉपी करवा लेना है। उसके बाद इस फॉर्म के साथ उन फ़ोटो कॉपी को अटैच कर देना है। ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख जाता है पता, तो यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम, पिन कोड, ज़िला, तहसील आदि चीज़ें आपको यहाँ अपना पता भर देना है। इसके बाद जिस दिन अपना ये फॉर्म भर रहे हो उसका दिनांक आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। अगर आप हस्ताक्षर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आपको अपना अंगूठा का निशान लगा देना है। इसके बाद नीचे आता है पावती रसीद, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने पति या पिता का नाम लिखना है, आपके वार्ड या फिर ग्राम का नाम लिखना है, आपके ज़िला का नाम और आवेदन प्राप्ति दिनांक यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। अगर आप अपना हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने अंगूठा का निशान लगा देना है। यहाँ पर आपको खुद से दस्तखत नहीं करना है। जब आपको फॉर्म जमा होगा तभी आपसे यहाँ पर दस्तखत करवाया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ महतारी वंदन योजना 2024 का स्वघोषणा शपथ पत्र। तो जब तक आप स्वघोषणा शपथ पत्र फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपका ये फॉर्म वेरीफाई यानी अप्रूव नहीं होगा। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हो तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को अप्रूव करने के लिए आपको स्वघोषणा शपथ पत्र भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आपको ध्यान से भरना है और ठीक से समझकर भरना है। तो इस फॉर्म में सबसे ऊपर लिखा है मैं, इसके आगे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ आपको अपने पति का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ आपको अपने गांव का नाम, मकान नंबर, मोहल्ला, गांव का नाम, तहसील, ज़िला जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देना है वर्तमान पता के आगे। अगर आपका वर्तमान पता ही आपका स्थायी पता है तो वो सारी चीज़ें को आपको नीचे भर देना है। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों अलग अलग जगह है तो आप नीचे अपना स्थायी पता भर सकते हो और ऊपर में आप अपना वर्तमान पता भर सकते हो। फिर यहाँ नीचे आपको क्रमांक 1 दिख जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी नहीं हैं। तो यहाँ पर क्रमांक 1 में साफ साफ लिखा है कि मैं या मेरे घर का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आता है क्रमांक 2, तो यहाँ पर भी लिखा है मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा सदस्य अथवा बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्रमांक 2 को भी कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आ जाता है क्रमांक 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पति का व्यवसाय कार्य, तो यहाँ पर आपको अपने पति का व्यवसाय कार्य लिखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कृषि ही लिखना है। फिर इसके आगे लिखा है जिससे मेरे पति परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये लिखना है। आप 60,000 से 90,000 रुपये के बीच आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपये लिख दिया तो आपका ये जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 60,000 से 90,000 रुपये के बीच लिखना है। इसके बाद आगे लिखा है एवं इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य
आयकर दाता नहीं है, मतलब मेरे या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर नहीं पटाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो हमने क्रमांक 16, 17, 18 और 19 को नहीं लिखा था उसी का शपथ पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना दस्तखत करना है। अगर आप दस्तखत नहीं कर सकते हो यानी हस्ताक्षर नहीं कर सकते हो तो आप अपने अंगूठे का निशान यहाँ लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मेरे विवेक से सत्य है। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई विवरण तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आवेदन स्वतः निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण की गई विधि समस्त कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो यहाँ पर आपको ठीक से समझ लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि आपने फॉर्म में अपनी जो जानकारी दी है वो सत्य है या फिर झूठ। अगर सही है तो ही आपको यहाँ अपना दस्तखत करना है। अगर आपने अपनी कोई भी झूठी जानकारी दी है और अगर आप झूठे साबित होते हो तो सरकार द्वारा आपको दंड दिया जाएगा और आपका ये फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बारे में दी हुई जानकारी हमेशा सत्य ही भरना है। तो अगर आपने अपना फॉर्म को सही से भरा है और अपने बारे में सही जानकारी दिए हो तो आपको यहाँ पर अपना दस्तखत करना है। अगर दस्तखत नहीं कर सकते हो तो आपको अपने अंगूठे का निशान लगा देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिख देना है। आपको अपना मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम, तहसील, ज़िला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक गवाह का दस्तखत करवाना है। अगर वो गवाह दस्तखत नहीं कर पाता है तो उसका एक अंगूठा लगाना है यानी अंगूठे का निशान लगवाना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो गवाह आपके यहाँ पर दस्तखत करने वाला है वो गवाह आपके फैमिली का मेंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके गांव का ज़रूर हो लेकिन आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके गवाह का नाम लिखना है और आपके गवाह का पूरा पता आपको यहाँ पर भरना है। तो ये है सही तरीका इस फॉर्म को भरने का। अगर इस फॉर्म को भरते समय आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जवाब ज़रूर देंगे और आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।